नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग में झुलसते पाकिस्तान की, जहां एक के बाद एक पाबंदियां लागू की जा रही हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार भी उन्हें सुधारते हुए नजर नहीं आ रही और न ही सुधारने की कोशिश करती है। इस खबर पर आज हम चर्चा करेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान की बदहाली की। अरब वर्ल्ड में आग लगी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसमें झुलसते हुए नजर आ रही है और अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार आर्थिक पाबंदियां लागू करके हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। शहबाज सरकार ने एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान शहबाज सरकार ने सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के साथ ही सरकारी संरक्षण वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30% तक की कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन आवंटन में 50% की कमी कर दी गई है। इसके साथ ही निगरानी के लिए तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने और अगले 2 महीने में 60% सरकारी गाड़ियों को हटाने का फैसला लिया गया है। कंपनियों के बोर्ड की बैठक में शामिल होने वाले सरकारी प्रतिनिधियों को उसके लिए अब फीस नहीं मिलेगी। सरकार ने नई गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा दूसरी चीजों की खरीद पर भी पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान के मंत्री, सलाहकारों और विशेष सहायकों को 2 महीने का वेतन कटने और उन पैसों का इस्तेमाल सार्वजनिक कल्याण के लिए किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। शहबाज सरकार ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर 4 दिन ही खुलेंगे, जबकि करीब 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। एक तरफ पैसे बचाने के लिए मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई है, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ और सीरिया वासिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर चले गए हैं। जेद्दा में हुई बैठक में पीएम शहबाज शरीफ और सीरिया वासिम मुनीर शामिल होंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में दरअसल एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यह कहा गया था कि अगर इन 2 देशों के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान के ऊपर या सऊदी के ऊपर, तो दोनों देश मिलकर के उसे रिटेलिएट करेंगे। अब सऊदी अरब के ऊपर हमला हो रहा है और ये हमला किसकी तरफ से हो रहा है? ईरान की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, ये उन्हें कहना पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक का मकसद रक्षा समझौते पर खर्चा करना था। सऊदी अरब ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी देने का वादा किया। इसके साथ ही सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे अपने $5 अरब के डिपॉजिट को भी रोल ओवर करने पर सहमति जता दी है। इस दौरे के पहले शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी फोन पर बातचीत की थी। हालांकि पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के सीरिया वासिम मुनीर सरकार पर अतिरिक्त फंड जारी करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने तो वादा किया, लेकिन क्या वादा हकीकत में बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान की खस्ता हालत हर कोई जानता है, पैसे ले लेगा लेकिन वापस नहीं लौटाएगा। पाकिस्तान ने अब तक रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को सैन्य मदद नहीं दी है। सैन्य मदद की सिर्फ बात की गई, लेकिन कोई सैन्य मदद उसकी तरफ से दी नहीं गई। हाल ही ऐसे नहीं है, देंगे कहां से? अब इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आज सवाल क्या है वो जान लीजिए कि क्या आर्थिक पाबंदियों के जरिए पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। कटौती कर देने से खर्चों में क्या हालात सुधर जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि क्या शहबाज और मुनीर देश के हालात और पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने में पूरी तरीके से नाकाम रहे? एक और सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सैन्य मदद नहीं देने के बावजूद सऊदी अरब अपना वादा पूरा करेगा? इन्हें वो पैकेज देगा, इन्हें वो सैन्य सहायता देगा जिसकी उम्मीद, सैन्य सहायता की उम्मीद जो सऊदी अरब ने लगाई थी। अब आपका परिचय करवाती हूँ कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सज्जाद कारगिली, ईरान मामलों के जानकार हैं। सादिक आजाद, बलोच एक्टिविस्ट हैं। मुकीम अहमद, पत्रकार हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। मुकीम अहमद, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं? क्यों आखिरकार इतना खर्चों में कटौती करना पड़ रहा है? हमने कुछ तस्वीरें देखी थी कि तेल के लिए लगे लाइन में लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे का खून बहा दिया, लेकिन अब तो खर्चों में कटौती भी हो रही है और दूसरी तरफ देश के जो नेता हैं वो घूमने निकल पड़े हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के ऊपर भी इकोनॉमिक प्रेशर है, दबाव है और उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ रही है कि अपने रिसोर्सेज का कैसे सही इस्तेमाल करें और किस तरह इनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सके। तो आपके सामने उन्होंने जो जो कुछ किया वो आपने इंटरव्यू में बता दिया कि भाई ऑफिसेज 4 दिन तक खुलेंगे,
जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी जो है वो 5 to 30% तक कट होगी, डिपेंडिंग ऑन देयर स्केल एंड इनकम। और इसी तरह मिनिस्टर्स के गैर मुल्की दौरे जो हैं उस पर पाबंदी लगाई गई है, नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाई है, और इसके अलावा जो है वो कोई बड़ी पार्टीज वगैरह करने पे गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर वो एक रोक लगा दी गई है। तो इससे तो अभी इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब में। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है कोई बात नहीं। हाँ, अगर जनता किसी क्राइसिस में आती है या पब्लिक की यूटिलिटीज को कोई मुश्किल होती है तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि हाउ दे आर डीलिंग विद इट और हाउ दे गोना प्रोवाइड all the necessary things to जनरल पब्लिक। और यही गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है कि आया जनता को वो जरूरत की चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अब आपके सामने ये सिर्फ पाकिस्तानी का मसला नहीं है, इस वक्त 2-3 कॉन्टिनेंट उसकी लपेट में आए हुए हैं, मिडिल ईस्ट है। सरकार बार बार इस तरीके की कोशिश तो करती है ताकि लोगों को चीजें मुहैया करवा पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ना सादिक आजाद जी, ऐसा हो कहाँ पाता है। बार बार लोगों के चीजों में कटौती कर दी जाती है, कभी सरकार अपने खर्चों में कटौती कर लेती है, लेकिन उससे लोगों को, आम जनता को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। देखिए अब ये एक परसेप्शन सादिक है। जी, सादिक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, मैं आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सवाल था। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान अजीब व गरीब मुल्क है। ये जितने कोशिश करे पैसे बचत करने की, दूसरी तरफ ये अपने वज़रा पर, अपने जर्नैलों पर और अपने बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं उन पर पैसे खर्च कर लेते हैं आवाम से टैक्स लेकर। और अब हालत ये हो गया है कि अब ये कंगाल हो चुका है। सऊदी अरब, IMF और आलमी अदारों के आगे भीख का कटोरा है, देश देश घूम रहे हैं, कर्जों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और ये मुल्क अब अपनी इज्जत भी बेच रहा है। आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब को 10 अरब डॉलर के बदले अपनी फौज किराए पर देने का मुआहदा कर चुके हैं। 25,000 सिपाही सऊदी सरहदों पर भेजने की सोच रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट है इनका, अपने फौज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कौमी बेकार गिरवी रखकर ये पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में मेहनत करने वाले 3 मिलियन पाकिस्तानी मजदूरों की कमाई को भी गिरवी रखकर 10 अरब डॉलर निकालने की पेशकश की जा रही है। रेमिटेंस के सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तानी मेहनत का शों का पसीना का कमाई, उनका खून का कमाई अब कर्ज की जमानत के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। ये कोई माशी हिकमत अमली नहीं, ये कौमी खुदकुशी है। ये कोई शराकतदारी नहीं, ये गुलामी का मुआहिदा है। और ये पाकिस्तान का जो फौज जो वतन की हिफाजत के लिए बनी थी, आज सऊदी पेट्रोल डॉलर के लिए किराए पर बेच रहे हैं। 3 मिलियन मजदूर जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी कमाई को गिरवी रखकर हुक्मरान अपने तख्तो ताज बचा रहे हैं। इक्तिसादी पस्ती ने अखलाकी गिरावट को जन्म दिया है। लीडरान की करप्शन, अदारों की लूटमार और कौम की बेबसी ने पाकिस्तान को भीख मांगने वाला, फौज बेचने वाला और मजदूर गिरवी रखने वाला मुल्क बना दिया है। ये शर्मिंदगी की इंतहा है। ये एक अपने आप को बड़ी मुस्लिम रियासत कहते हैं, आज भीख का कटोरा लिए मुल्क मुल्क घूम रहे हैं, जवानों को किराए पर देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पाकिस्तान की बका की आखिरी वक्त है, शायद ये मुल्क अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जी, एक बात और है इसमें सज्जाद जी की पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा गया, वहां पर हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे जिसमें ये कहा गया कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ, ईरान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन वो तो जाकर के सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। ईरान के साथ कभी रिश्ते सुधर भी पाएंगे पाकिस्तान के? जी कभी नहीं। ईरान के साथ इनका कभी नहीं बनेगा। ये हमेशा झूठ बोलते हैं ईरान के साथ,
और ईरान के बीच में चुरा घूमते हैं, और हमेशा इन्होंने यही किया है। अब तो हालत ये हो गया है कि ईरान के खamenei के वफात शहादत पर जब शिया बरादरी ने जुलूस निकालने की कोशिश की तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। गिलगित बल्तिस्तान में कई लोग मारे गए, कराची में कई लोग मारे गए। तो ये इनके इंतहा, ये झूठ बोलते हैं सब। इनकी ये सिर्फ दिखाने के लिए दिखावा है। ये सब अंदर से ये ईरान के साथ नहीं है, ये सऊदिया के भी साथ नहीं है। ये पैसा कमाने की फिक्र में लगे हुए हैं, किस तरह पैसा कमाई जाए। जी ठीक है। अब सज्जाद कारगिली जी, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान ये लगा कि जनता तो ईरान के समर्थन में है, अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने का उन्हें गम है, सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। और उनका तो पूरी तरीके से एक सऊदी के साथ हम देखते हैं कि मेमोरेंडम साइन कर रखा है उन्होंने कि अगर किसी भी देश पर हमला हुआ तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में ईरान के साथ पाकिस्तान की जनता है लेकिन सरकार नहीं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो उसकी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट रहा है शुरू से ही। जैसे 80s में जनरल जियाउल हक आए और उन्होंने यूएसएसआर के खिलाफ जो अफगान जिहाद में तालिबान का CIA के साथ मिलकर के तालिबान बनाई और तालिबान को ट्रेन किया गया, बाज़ाब्ता पैसे दे करके मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग्स दी गई और फिर अफगानिस्तान में चढ़ाई हुई। और ये भी एक बिजनेस था, जैसे इन्होंने सादिक साहब ने कहा, ये एक बिजनेस था जो वो कर रहे थे। और उसी दौरान आपको याद होगा 1989 के दहाई में गिलगित बल्तिस्तान में भी चढ़ाई की थी इसी जियाउल हक के फौजियों ने। और आप देखेंगे उसके बाद जब यही 9/11 होता है तो इस अमेरिका के पास जो लोग थे वो मुजाहिदीन थे। वो मुजाहिदीन एक रात में दहशतगर्द बन जाते हैं, अमेरिका उस पर चढ़ाई करता है और पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ मिलके उन मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहता है। और पाकिस्तान बाज़ाबिता तौर पर जो है इनको अड्डे प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान पे हमले के लिए, और पाकिस्तान एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बन जाती है दहशतगर्दी की। बदकिस्मती के साथ ये भी कहूँ कि पाकिस्तान हालांकि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह में है। जिस अफगानिस्तान के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, आज वो अफगानिस्तान बिल्कुल खूनी दुश्मन बन चुका है। आप देखें यमन के अंदर चढ़ाई के लिए राहिल शरीफ की क़यादत में एक उम्मत मुस्लिमा वाली फौज बनाई सऊदी अरब की क़यादत में, जिसमें 56 कंट्रीज थे और यमन पे चढ़ाई की गई। और उसके बाद अभी हाल ही में हम देखेंगे कि ये जो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में जाकर के ये मुआहिदा किया है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान वाली जंग में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी हाल ही में जो हमले हुए हैं आपस में, उस वक़्त सऊदी अरबिया जो है वो फरीक बन के सामने नहीं आया। वो सऊदी अरबिया जो है वो एक मीडिएटर की हैसियत से उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये बिल्कुल एक किस्म की मजदूरी है। जिस तरह आज अमेरिका अरब हुक्मरानों के साथ खड़ा नहीं है, उन्हें अपने हाल और रहम पर छोड़ दिया है ईरानी मिसाइलों के सहारे, वो सिर्फ इजराइल का दिफा करने के लिए इस रीजन में था। बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया हुआ है और पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान, कराची, लाहौर, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ़लस्तीन को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आपको ये भी बताऊं, ये तो ईरान में जो हमला हुआ इस पर तो गोलियां चली ही चली, प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से भी जब शुरू में प्रोटेस्ट किए गए तो कराची के अंदर लाठियां बरसाई गई, फ़लस्तीन के हवाले से भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। तो ये एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है और ये एक स्टेट का अफेयर है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट अफेयर है। और अपने हमसायों के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं है। ईरान के साथ एक तरफ जो है वो गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन रहा है शहबाज शरीफ और कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी तरफ मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन पे कह रहा है कि हम तो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं और आप हमारे बरादर इस्लामी कंट्री है। तो ये बड़ा हैरान कुन जो है एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स है। और मैं ये कहूँगा
कि अगर यही सिलसिला चला तो पाकिस्तान जो है आइंदा आने वाले दौर में इससे ज्यादा खतरनाक बहरानों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आज यानी हर ईरान जगह से से वो अपनी चीजों में घिरा हुआ नजर आता है। अगर हम अफगानिस्तान से देखें, उधर हम ईरान से देखें, तो अपना जो एक पूरा मैप है उसमें वो हर कंट्री से इस तरीके से घिरा हुआ है जिसके साथ उसके संबंध कर्नल टीपी त्यागी जी के अच्छे नहीं है, और ना ही वो अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और आजाद साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि इस मुल्क में कोई गैरत नहीं है। ये मुल्क ऐसा है कि जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं समझता हूँ ये मुल्क है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसकी एग्जांपल आप लीजिए। सबसे पहले जॉर्डन में इन्होंने जियाउल हक को भेजा, जो उस समय ब्रिगेडियर थे, और उन्होंने वहां करीब 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा। पैसे के लिए मारा ना। ऐसे ही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में जब बांग्लादेश बना वहां 30 लाख मुसलमानों को मारा ना। बलूचिस्तान के अंदर ये जो मुसलमानों को, वो भी तो मुसलमान है, ये उन्हें मार रहे हैं, घर में से उठा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड से उन्हें जमीन पे डाल रहे हैं। जो उन्होंने उनका शोषण किया, केवल उनका ही नहीं उनके संसाधनों का भी। जहां भी आप देखें तो ये असलियत में मुसलमानों के दुश्मन, लिहाजा इन्हें ये कहने का तो हक ही नहीं है कि उम्मा या इस्लामिक कॉपरेशन। लेकिन फिर भी हमको तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान किससे, कौन ऐसा देश है जिससे वो मदद नहीं ले रहा है, उनसे मदद नहीं मिल रही है। अमेरिका से भी उसे मिली, सऊदी अरेबिया से भी मिली, उसे और देशों से भी मिली, IMF से भी मिली, जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज है उनसे मदद मिली। IMF से तो उसे 22 बार मदद मिली है। अब इसके बाद फिर ऐसा मन करता है कहने का कि जैसे पाकिस्तान में ये शेर फिट होता है कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। लिहाजा पाकिस्तान में ये मांगने वाले एक्टर जुड़े हुए हैं। आज की स्थिति ये हो गई है जिसे बोलते हैं घर का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कैसे? सऊदी अरेबिया के साथ में इन्होंने बाकायदा एक समझौता किया। आजाद जी ने बताया कि $10 बिलियन के लिए वो अपनी सेना या एटम बम उनको देने को तैयार है। नेवरदिलेस उन्होंने एक समझौता किया कि एक पर आक्रमण, दो के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। अब सऊदी अरेबिया के ऊपर आक्रमण हुआ, ईरान ने आक्रमण किया। ईरान ने ये कहा था शुरू में कि हम उन देशों में जहां अमेरिका के बेसिस हैं उन बेसिस के ऊपर आक्रमण करेंगे, लेकिन ईरान ने सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। तो ये एक किस्म से सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ। अब ये क्या करे? सऊदी अरेबिया का साथ दे। अगर सऊदी अरेबिया का साथ नहीं देते हैं तो फिर इनको पैसे कहां से मिलेंगे? और दूसरी बात, अमेरिका उसके साथ है, अगर उसका साथ नहीं देते हैं तो अमेरिका फिर इनको नहीं जीने देगा, क्योंकि इनका तो रोटी पैसा सब कुछ अमेरिका ही है, हर चीज वहीं से शुरू होती है। अच्छा, अगर ये ईरान का अब ईरान के साथ दोनों चीजें हैं। अगर साथ देते हैं, अगर ईरान का साथ देते हैं तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों नाराज, और अगर नहीं देते हैं तो भी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये ईरान का साथ अगर नहीं देते हैं तो इनकी आवाम इनके खिलाफ, और दूसरी बात, फिर ईरान में 31 प्रोविंस है, उसमें एक प्रोविंस है सिस्तान एंड बलूचिस्तान। ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है और ये बॉर्डर पे है, और ये प्रोविंस में सुन्नी बलूच है, और वो बलूच अगर ये ईरान का साथ नहीं देते तो जो इनके बलूच हैं, इनके बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि उसकी सीमा दोनों से लगती है, अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी, वो इनकी नाक में दम कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है पाकिस्तान, कि वो ईरान के पजेश्कियान से भी बात कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया का साथ भी दे रहे हैं, और अमेरिका के कहने पे फिलिस्तीन में जाके बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मतलब इजराइल को रिकॉग्निशन दे रहे हैं,
जो इनका परमानेंट दुश्मन है। यानी कि इस देश के कैरेक्टर में ये समझ में नहीं आता कि व्हाट इज इज लाइन ऑफ थॉट। इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि अब से कुछ समय पहले डच, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डच का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा, मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान 100%, 100% एक टेररिस्ट कंट्री है, एक आतंकवादी देश है। इनकी स्टेट पॉलिसी है। पूरी दुनिया के लेकिन अंदर जितने देश ये हैं, स्टेट पॉलिसी भी है, हम देखते भी हैं कई मौके पर ऐसे नाम भी आते हैं। अमेरिका की तरफ से बहुत सारे आतंकियों की लिस्ट भी जारी की जाती है जिसमें वो पाकिस्तान में रहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जहांगीर, क्या आप ये बात मानते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में स्थिति बनी हुई है उसमें खास तौर पर अगर मैं ये बात करूं कि अमेरिका के पक्ष में ज्यादा पाकिस्तान खड़ा हुआ नजर आता है और ईरान के लिए सिर्फ बातें ही बातें हैं, ईरान के साथ सिर्फ आवाम ही है, सरकार नहीं है? जी, मेरी तरफ से सारे इंडिया डेली देखने वालों को सलाम। अच्छा, टीपी त्यागी साहब बड़े लर्नेड बंदे, मैं इनकी काफी इज्जत करता हूँ। मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपकी टीम को बोला था अगर मुझे बोलने का मौका देंगे तभी मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। उनका मैं बयान सुन रहा था, भाषण सुन रहा था। वो ऐसे बोल रहे थे, ना प्रोटोकॉल का ख्याल कर रहे थे, वो कुत्ते का नाम ले रहे थे, गधे का दे रहे थे, बिल्लियों का दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई रिटायर कोई फौजी ना हो कि गली कुचड़ का कोई बंदा हो जो वो अपना बयान दे रहा हो। हाँ। अब सुनिए, देखें, टीपी त्यागी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 2 मिनट नहीं मुझे सर, दें आप प्लीज, ईमानदारी से मेहरबानी बात करें, करें। वरना मैं मैंने शो यहाँ पे बिजली का छोड़ के नाम चला कब जाऊंगा। लिया? मैंने सर, मैं बिजली यहाँ और पे गधे शो का छोड़ नाम के कब चला लिया? जाऊंगा, मुझे बोलने का मौका दें प्लीज। त्यागी साहब का बंद करें प्लीज। अच्छा सुनिएगा, देखें, ईरान के खिलाफ जब अटैक हुआ इसराइल का, तो पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में बिल पेश किया जिसका नाम बल्कि ईरान के ऑफिशियल ने भी हमारा स्वागतन किया कि भाई पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी काम की है। आपको बलूचिस्तान नजर आ जाता है, आपको नीदरलैंड नजर आ जाती है, सारी चीजें। आपको ब्लू टेंपल नजर नहीं आता, किस तरीके से सिखों की आप लोगों ने हत्या की थी ब्लू टेंपल में जाके, सारी दुनिया ने देखा हुआ है। आपको मणिपुर देखा नहीं आता, आपको कश्मीर में क्या होता है वो नजर नहीं आया, आपको आईएनएस दीना। अच्छा सुनिएगा, मीनाक्षी, खबरें नहीं छपती जहांगीर। सुनिएगा, हाँ। सुनिए प्लीज, 1 मिनट सुनिए। सुनाइए, आपको ये नजर नहीं गलत आया मत कि सुनाइए ईरान बस। के 200 बहरी जो लड़ाके थे, निहत्ते थे, वो आपके पानियों में शहीद किया गए, वो आपको नजर नहीं आया? वहां पे अगर आप आपके टीपी त्यागी को नजर नहीं आया? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? सुनिए, जवाब मैं आपसे ही लूंगी, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर आप फाइलें खोलेंगे तो फिर फाइलें तो 1947 से खुलनी शुरू होंगी। मेरा आपसे क्या सवाल था, सीधा सवाल था, मैं वहां तक गई ही नहीं। मुद्दा क्या है आपको मेरी टीम ने बता दिया होगा कि जो पाकिस्तान में कटौती खर्चों में की जा रही है, बावजूद इसके क्या वहां पर चीजें सरकार लोगों को मुहैया करवा पाएगी इन खर्चों में कटौती करने के साथ? दूसरा सवाल मेरा आपसे यही था कि पाकिस्तान की जनता को ईरान के साथ, ईरान के लिए रोते हुए सड़कों पर पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन सरकार वैसा करते हुए नजर नहीं आ रही है। वो पूरे तरीके से अमेरिका के साथ खड़ी हुई है, सऊदी अरब के साथ खड़ी हुई है। तो सरकार का टेक क्या है? मेरा सवाल आपसे ये था। भारत के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए डिबेट यहाँ पर चलते रहती है। अच्छा सुनिए, देखिए, सरकार हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं और सरकार पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान का सऊदी से ये पैक्ट हुआ है कि अगर सऊदी की सॉइल पे कोई भी इलीगल अटैक होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। वही पाकिस्तान था जिसने सऊदीया की फॉरेन मिनिस्ट्री को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मुहैया की थी कि ये अटैक जो है ईरान ने नहीं किया, जो ऑयल फील्ड पे, वो आपके इजराइल ने किया है। और हमारा जितना ईरान के साथ भी खड़े हैं, मतलब सऊदी के साथ है। और हाँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला नहीं है जैसा एलपीजी के लिए लाइनें लग के इंडिया में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कहाँ चले गए जहांगीर जी? आपके यहाँ सबसे पहली कंट्री थी पूरी दुनिया की जहां पर मर्डर हो गया पेट्रोल के लिए 50 रुपए के। पहला मर्डर आप ही के यहाँ हुआ है। अब जरा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि या तो आप ये समझा नहीं पा रहे हैं। सज्जाद कारगिली जी, मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो भी बेमतलब के हमले किए जाएंगे नापाक इरादों के साथ किए जाएंगे, मतलब ईरान ने नापाक इरादों के साथ सऊदी अरब पर हमला किया। दूसरा सवाल ये कि ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब पर, अरामको पर जो हमला हुआ है वो ईरान ने नहीं किया, इजराइल ने किया है। तो क्या ये इजराइल के साथ खड़े हुए हैं? सर स्टैंड कहाँ क्लियर है इनका? सज्जाद कारगिली जी,
जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की जनता एक अलग चीज़ है, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट एक अलग चीज़ है। वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट में आर्मी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और आर्मी का डोमिनेंस उसमें ज़्यादा है। यही वजह है कि अभी जो गाज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बने राहिल शरीफ और शहबाज शरीफ, और बार बार ये कहते रहे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और ये एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान कहता है, और ये जो सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट हुआ है उसमें ये पैक्ट में ये कहा जाता है कि अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा, और जो पाकिस्तान पे हमला होता है तो उसे सऊदीया पे हमला तस्वर किया जाएगा। मगर जब अफगानिस्तान जो है सऊदीया और पाकिस्तान के माबीन आपस में जो है हमले होते हैं तो सऊदीया उसमें मीडिएटर का काम करता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसराइल को रिकॉग्निशन करने की दौड़ में लगी हुई है, और पाकिस्तान अनकरीब वो कंट्री होगी जो इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगी और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे रिकॉग्नाइज करेगी। ये तो भला हुआ कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अभी जो महाज खोला है, और जैसे ईरान ने ऑलरेडी वार्न किया था कि हम ये जो जंग होगी ये रीजनल वार होगी, ये सिर्फ ईरान पे हमला तस्वुर नहीं किया जाएगा, ये पूरे रीजन जो है इसकी लपेट में आएगा। तो इस वक्त सऊदी अरब में भी जो अमेरिकी मुफादात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान जो है एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि वो किस तरफ जाए किस तरफ न जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि पाकिस्तान का अपना कोई स्टैंड जो है पॉलिटिकल स्टैंड वो नहीं ले पा रहा है। एक तरफ आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, दीगर लोग हैं, वो सेनेट के अंदर जो है ईरान के हक में बयानबाजियां कर रहे हैं। अगरचे मसूद पेज़ेश्कियान के साथ शहबाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ जो है वो यही पाकिस्तान की सफारती जीत है सर, यही पाकिस्तान की सफारती जीत है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए और ईरान को भी कहा हुआ है कि आप जो है अपना डायरेक्शन सीधा रखें सर, और ईरान के साथ भी सफारती जीत है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी और ईरान के साथ भी जो पाकिस्तान ने ताल्लुकात रखे हैं, ये आप सफारती जीत कहते हैं, मैं इसे सफारती मुनाफिकत। इसका देखिए, इसका जवाब दे लें। आपने जो है ना बात कहीं और मोड़ दी, मैं इसको आपको रिप्लाई देता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो एक स्टेट बाय स्टेट है, और वो स्टेट इस तरीके से है कि जो पीस ऑफ बोर्ड में जो फलस्तीनियों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था, वहां पे इकलौता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान था जिसने फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई थी। इंडिया जिसका हमेशा मकसद था कि सियासत करने शहबाज शरीफ पहुंच गया। आप क्या बात करते हैं? गाजा के अंदर जो जेनोसाइड हुआ उस पर अगर उसको मोहर लगाने के लिए, नेतन्याहू के उस कत्लेआम पर मोहर लगाने के लिए अगर कोई पहुंचा है तो वो आपके फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ हैं जो नेतन्याहू के साथ खड़े होकर गाजा पीट बोर्ड का हिस्सा बने। अब इसका रिस्पॉन्स ले लें। वो मोहर शायद आपने दी थी, वही वहां पे हम वहीं पहुंचे कि पार्लियामेंट ने 2 मरतबा बिल पेश किया है कि इंडिया और इजराइल की जेनोसाइड, कश्मीर और गजा में जो जेनोसाइड हो रही है उसको फिलफोर बंद कर दिया जाए। कश्मीर और गजा में जो जेनोसाइड हो रही है मुसलमानों की, वहां पे फिलफोर बंद किया जाए। क्यों नहीं गए? आपकी खोज गाजा क्यों नहीं गई? आप तो उस उम्मत इस्लामी के किला थे। आप पहली पाकिस्तान पहली उम्मत मुस्लिमा की पहली न्यूक्लियर पावर है, क्यों नहीं गाजा गए? क्यों नहीं दिफा किया गाजा के लोगों का आपकी फौज ने? आप तो इस्लाम का अपने आप को किला बोलते हैं। आपके लोग उर्दन में जाकर अभी तो सर अपनी स्टेटमेंट तो क्लियर करें। अभी तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो है पीएम वहां पे गए। अभी तो आप कह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट तो क्लियर करें। इजराइल ने नहीं मारा जितना जियाउल हक ने मारा है, और आप ब्लैक सितंबर भूल गए जब उर्दन में जाके जियाउल हक ने कत्लेआम करके फलस्तीनियों का आया था। उनके जो कैंप्स में जाकर, माइग्रेंट कैंप्स में जाकर जो फलस्तीन के लोगों का कत्लेआम किया, आप उसे भूल नहीं सकते। ये तो तारीख है, तारीख को आप कभी फरामोश नहीं कर सकते। और आजकल जो भी पॉलिटिक्स अमेरिका की जो चमचागिरी कर रहा है शहबाज शरीफ, मुल्क के अंदर आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही है खासकर इमरान खान को लेकर के, इमरान खान के मामले को दबाने के लिए शहबाज शरीफ के जो है गले लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के, ताकि जो है जो अवाम है वो अवाम का जो रुझान है वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान की इस हुकूमत के खिलाफ है। आप देखें, आए रोज देखते हैं कि किस तरीके से जो है फाल्स चार्जेस पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है।
बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक लोगों का कत्ल हो रहा है। आप प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जहां जो ईरान की हिमायत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक, जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहां जहां इमारतें खड़ी हैं, जज जो है फैसले नहीं ले पा रहे। आप देखते हैं ना। अच्छा सुनिए सर सुनिए। देखें सर, जो बार बार कीपी त्यागी ने कहा, और इंडिया भी एक चूरन बेचता रहता है, आप भी वही चूरन बेच रहे हैं। सुनिए, जो जॉर्डन में हुआ था इंसिडेंट, वो प्योरली सबको पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं क्या आप? पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं? डायरेक्शन पे हुआ था, वो पाकिस्तान ने नहीं किया। पूरी दुनिया मूर्ख है? मतलब ईरान में बैठा हुआ व्यक्ति भी चूरन बेच रहा है, भारत में बैठा हुआ व्यक्ति भी चूरन बेच रहा है, और एक आप ही है जो हाजमे का दवाइयां लेकर के घूम रहे हैं। आपकी बातें लोगों को आखिरकार कब तक पचेंगी? ये झूठ वाली जो आप ये बातें करते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है। आपको पता है कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन है, कौन वहां पर राज कर रहा है और कौन वहां की जनता की सेवा कर रहा है? आप तो ये भी नहीं जानते होंगे। उमर अब्दुल्ला के बारे में सुना है आपने? उनका नाम जानते हैं आप? उमर अब्दुल्ला के अपने लोगों को मार रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं? नशा करके बैठते हैं क्या टीवी चैनल्स पर? बेमतलब की बात है। जो कश्मीर में आवाज उठाता, शिया लोगों के साथ जो मस्जिदों में जेनोसाइड हो रहा है वो नहीं दिखता। आपके यहाँ पर अमेरिकी कॉन्सुलेट अंदर से गोलियां चला करके 12-13 लोगों की जान ले लेता है, आपको वो नहीं दिखता। ये अभी हाल फिलहाल की घटनाएं बता रही हूँ। कितनी घटनाएं हैं जो समझ में ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलती होंगी दुनिया भर को। कैसी बातें करते हैं जहांगीर जी आप? मतलब ईरान मामलों के जानकार मेरे साथ बैठे हुए हैं और आप उन्हीं को समझा रहे हैं कि भारत क्या नैरेटिव सेट कर रहा है। उन्हें खुद ना थोड़ी अपनी समझ थोड़ी है कि वो क्या देख करके आए हैं, क्या देख करके नहीं आए हैं। अब इन पूरे मामलों में जरा ये मुकीम अहमद जी, जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने कटौती की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। सरकार नहीं कर पा रही है फंड पूरा, लेकिन सरकार जिससे फंड ले रही है कम से कम उन लोगों के साथ तो खड़ी रहे, या फिर उन्हीं लोगों के साथ खड़े होने की वजह से ईरान का उन्हें समर्थन नहीं करने का मौका मिल रहा है। इजराइल के साथ आप खड़े हैं, अमेरिका के साथ आप खड़े हैं, सऊदी के साथ आप खड़े हैं, तो आप पाकिस्तान उन लोगों के साथ तो खड़ा ही नहीं है जो उनके असली दुख दर्द में कभी साथ हुआ करता था। ईरान कभी साथ हुआ करता था, कभी खड़े हुए हैं आप उनके साथ? बीपी, अगर हम खड़े नहीं हुए तो किसी ने एतराज किया है? आप ये कह रही हैं कि जी आपने सारे इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिए। ईरान कर रहा है एतराज। एक मिनट हाँ। अभी तो मैंने एक जुमला ही कहा है। हाँ। चीखें तो बुलंद होगी आपकी। हाँ। 225 मुल्कों में से किसी को पाकिस्तान से तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक इंडिया है, और इंडिया का मीडिया है कि जिसको सारी दुनिया की बुराइयां सिर्फ हमारे में नजर आ रही हैं। मुझे बताते हैं, अगर हम ईरान के अगेंस्ट कोई कुछ कर रहे हैं तो ईरान क्यों नहीं बोला अब तक? आपको पता लग गया, उनको नहीं पता लगा। अगर सऊदी अरब तो पाकिस्तान में, तो सऊदी अरब को पता नहीं लगा, आपको पता लग गया। अच्छा, मतलब आप इतने अपने आप को अवतार समझते हैं। हाँ। कि आपको सब पता है। क्या कर सकते हैं साहब? अगर आपके यहाँ पर पढ़े लिखे पत्रकार नहीं है तो ये भी हमारी गलती है क्या? अच्छा, आप कौन सा स्कूल गई थी मुझे बता दें। आप ये तो बुलाते हैं आप लोग, और उसके बाद इस किस्म के शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो धोबी का कुत्ता बता रहा है, पूछो वाला कभी। एक आप जो है वो लंबे लंबे भाषण दे रही हैं, जब आप में सुनने का हौसला नहीं होता तो अभी भाषण कहाँ दिया? अपनी ढोल की आप फाड़ लिया करो बजा बजा के, हमें ना बुलाया करो। अच्छा, आप लोगों को तमीज ही नहीं है क्या करना और क्या नहीं करना। अरे इतनी तमीज अगर हम पाकिस्तान से सीखने लगे तो कहीं जेनोसाइड करने ना शुरू कर दे। वासिर नवीद जी, इतनी तमीज नहीं सीख पाएंगे हम पाकिस्तान से। तो बैठ जाए जाके। नहीं, हम यही ठीक है, हम यही ठीक है। आप अपने यहाँ के पत्रकारों और एंकर को बैठाइएगा वहां पर। वासिर नवीद जी क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान को लगता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी को उसके अंदर खामियां दिखती हैं, गलतियां दिखती है, तो वो भारत को दिखती है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आप गाजा को छोड़ करके इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं? आप ईरान को छोड़ करके सऊदी अरब के साथ खड़े हो गए हैं? आप सच को छोड़ करके अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं नोबेल प्राइज दिलवाने में, और सारी खामियां सिर्फ हमें दिख रही हैं। अरे इनके यहाँ का मीडिया नहीं दिखाता तो हमारी गलती है क्या उसमें भी? नहीं, वो तो सही है, नहीं दिखाता है, उस वहाँ तो सेंसरशिप है और मीडिया तो पूरी तरीके से कंट्रोल में है जो वो बताते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये गवर्नमेंट के फेवर के जितने भी एंकर्स हैं या टेलीविज़न चैनल्स हैं वो एक ही बात करते हैं, क्योंकि इन बेचारों को सुबह जाके ISPR में, जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, उसमें जाके उनको सुबह ब्रीफिंग लेनी पड़ती है सारे एंकर्स को और सारे लोगों को। फिर वो एक रिटोरिक शुरू हो जाता है सुबह से रात तक। लेकिन अभी मामला ईरान के साथ है तो ईरान किसी से लड़ाई नहीं चाहता है,
ईरान इस रीजन में जो है ना, जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, वहाँ तो वो अटैक कर रहा है। जाहिर बात है, अमेरिका को उसने मारना तो है, थ्रेट करना भी है, और उसके सारे एसेट्स को उसने ज़ायल करना है। लेकिन ईरान इस वक्त किसी ऐसे इसमें युद्ध में, या जिसे कहना चाहिए कंट्रोवर्सी में, नहीं फंसना चाहता है जिसमें उसके लिए मसाइल पैदा हो। तो अभी तो वो एक तरीके से पाकिस्तान के साथ सही चल रहा है, या पाकिस्तान को कहें तो वो कुछ तरीके से चल रहा है। लेकिन जहाँ तक आप ये कहते हैं इजराइल को फौरन तस्लीम करने का, तो अभी तो फौरन तो वो तस्लीम नहीं कर सकते, और ऐसी मूव हो नहीं सकती इस रीजन में रहते हुए। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इजराइल को वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि इजराइल को एक्सेप्ट करने का मतलब है इस पूरे रीजन से अपने खिलाफ इनवाइट करे लोगों को। और उसमें ये भी है कि एक तरफ चाइना भी है और एक तरफ ये दूसरे कंट्रीज भी हैं, और इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इसमें इस वक्त इजराइल को कोई तस्लीम करने का नहीं सोच सकता। हाँ, इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, वो यकीनन कोई इस वक्त प्रो ईरान नहीं पता चलती है। और ये मैं खोल करके सवाल सीधे सज्जाद कारगिली जी से पूछ भी लेती हूँ कि क्या सज्जाद जी चले गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कर्नल टीपी त्यागी जी, क्या सच में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है? क्या आवाम को ही नहीं नजर आता है? वरना आवाम क्यों शोर करती है? अब जरा ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये एक पेट्रोल पंप की ही है। ये सबसे पहले तस्वीर पूरी दुनिया में अगर कहीं पर सामने आई थी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है जब ये भ्रामक खबरें फैलाई गई थी उस वक्त। हालांकि तब तक ईरान ने क्योंकि इस बात को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की थी, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की बातें जैसे ही सामने आई थी, उसके बाद ये तस्वीरें पाकिस्तान से निकल करके सामने आई थी कर्नल टीपी त्यागी जी कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और डीजल पेट्रोल के लिए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जान तक चली गई थी। अब हालात कैसे हैं वो दुनिया से आप कितनी भी छिपाने की कोशिश कर लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ बाहर आएगा। ये पाकिस्तान के जो मेरे फ्रेंड यहाँ बैठे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, लेकिन चीजों को समझने के लिए उन्हें कंपैरेटिव दृष्टि से देखा जाता है। अब कंपैरेटिव दृष्टि से आप ये देखिए कि आपके यहाँ पेट्रोल का रेट पहले ही करीब करीब 300 रुपए था, और जब ये हॉर्मुज वाला केस हुआ तो उसके बाद में 55 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी कि आज करीब 345 रुपए रेट है। दूसरी कंट्री जो तुम्हारी ब्रदर कंट्री है, इंडिया है, वहां का रेट 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल का है। अब आप बताइए कि किस गवर्नेंस को आप अच्छा गवर्नेंस कहेंगे? पर चलिए छोड़िए, इस बात को भी छोड़िए। आपने एक सेंटेंस ये कहा कि हिंदुस्तान को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। सर, मैं तो ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान जो तुम्हारा बड़ा प्रिय था, अफगानिस्तान जिसे आप अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते थे और ये समझते थे कि ये मेरी रिजर्व स्ट्रेंथ है, वो अफगानिस्तान में आज आपके साथ लड़ाई में आपके साथ लड़ रहे हैं। ये सच है कि नहीं है? और अब इसके अलावा आप चाइना में, चाइना को आप बेशक इसलिए फ्रेंड कहते हैं, इसलिए कि आप वो गैरत अपने दिल में दबाए हुए हैं कि वहाँ उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आप मुसलमानों के फेवर में बात करने वाले, उमा के बारे में बात करने वाले, उस बारे में तुम्हें आवाज उठाने की ताकत नहीं है। अब अगर तुम किसी मुल्क के सामने सर झुका के खड़े हो जाओगे तो फिर वो मुल्क तुम्हारे बारे में चुप रहेगा, पर असलियत में ये है तो यही ना कि वो भी साथ नहीं है। अच्छा, तो यूएई, क्या जरूरत थी यूएई को आपके वीजा को कैंसिल करने की? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों को खास तौर पे वीजा नहीं देंगे, तो क्या हम ये समझे कि यूएई आपके साथ है? तो ऐसे अगर आप एग्जाम्पल देके किसी बात को तय करना चाहें, मैं ये भी मानता हूँ कि बाई केयरफुली सेलेक्टेड डेटा यू कैन प्रूव एन इशू दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो। आप भी 4 एग्जाम्पल देके अदरवाइज प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसे तो कोई नहीं नकार सकता कि 22 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेने वाला वो देश, और जो आज अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए तड़पड़ाता हुआ वो देश, आज ये एक्शन आ गया है कि अब हम 4 वीक करेंगे साहब वर्किंग,
वर्क फ्रॉम होम करेंगे, इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ जितने लोगों का तुम काट रहे हो, असलियत में तो उन्हें तनख्वाह की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि एक आपकी मिलिट्री का ऑफिसर मुझे सीनियर ऐसा बता दीजिए जो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, जिसने बाहर की कंट्रीज में जाके अपनी प्रॉपर्टी ना बनाई हो। और ये जो तुम्हारे श्रीमान फील्ड मार्शल मुनीर साहब है, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में ही अमेरिका के अंदर अपनी बीवी के नाम में कई सारी फर्म्स के अंदर हिस्सेदारी कर ली है, वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो अब तुमको कैसे कहे कि भी तुम आवाम का ख्याल रखते हो? आप आवाम का ख्याल नहीं रखते, कर रहे हो। आवाम मजबूर है किसी वजह से, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। नहीं, तो वहाँ पर क्योंकि बार-बार प्रदर्शन देखते भी हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो वहाँ चुकी है। पर सरकार के खिलाफ बार-बार प्रदर्शन देखने को मिलते भी हैं, सड़कों पर अभी भी बार-बार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। कभी इमरान खान के नाम पर, कभी जेन ज़ी उतर जाता है। जहांगीर जवाब दे रहे थे आपकी बात का। टीपी त्यागी साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी चीजें की। अब सुनिएगा, मीनाक्षी प्लीज मुझे रिस्पांस देने का मौका दीजिएगा, फिर बीच में बोलिएगा। टीपी त्यागी साहब देखें, अफगानिस्तान का आपने नाम लिया। अफगानिस्तान ने जब से शरारत शुरू की, उससे 2 दिन पहले ही आपके श्री मोदी और जो है बुचर ऑफ गजा इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो है मदर ऑफ द लैंड इज इंडिया, फादर इज इसराइल, और इनका इलिजिमेट जो चाइल्ड है वो तालिबानी अफगानिस्तान है। उसके बाद ये हरकतें शुरू हुई और फिर हमने इनको इतना ठोका कि अब जो है वो चाइना पहुंच गए, सऊदी अरब पहुंच गए कि हमें बचाओ। हमने कल ही जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। चाइना ने हमें कहा है कि इनके साथ मामला ठीक करो, लेकिन हमने कहा है जब तक इन तालिबानियों आतंकवादियों को दिमाग ठिकाने नहीं लगाएंगे तब तक ठीक नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में, बोले हिंदुस्तान ने किया है। कल को तुम्हारे यहाँ अगर अचानक आबादी बढ़ गई, तुम कहोगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। कमाल हो गया, कुछ भी कहो तो उसमें हिंदुस्तान जिम्मेदार है। आज से नहीं, 1947 से तुम्हारा यही हाल है। हमने बार-बार त्यागी साहब सुनिए, सर सुनिए, रियलिटी में आपकी आर्मी बहुत 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 ऐसे ही है। आपने बॉलीवुड मूवी देख रहा हूं, उसमें ऐसे बेहतरीन आर्मी है, बेहतरीन एयरफोर्स है, लेकिन रियलिटी में आपकी आर्मी ऐसे है जैसे कुंभकर्ण नहीं होता, खाना पकता है तो आपकी आर्मी जवान होती है, अदरवाइज भूखे मर जाते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि आप जो कह रहे हो उसे मान लिया जाए। भाई झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बात के ऊपर यकीन कैसे किया जाए? आप लाख कमी निकालते नहीं है। हमने तो साबित करके दिखाया है। हमने तो 71 में साबित कराया। बताओ तुम्हारी फसलों ने उतारी कि नहीं उतारी? और तुम्हारे खुद लोगों ने तुम्हारी फसलों ने पीओके में उतारी कि नहीं उतारी? और डूरल लाइन के ऊपर अफगानिस्तान ने तुम्हारी फसलों ने टांगी कि नहीं टांगी? तुम बताओ ना। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट गलत हो तो मुझे बता दीजिए। भाई तुम्हारे 93,000 लोगों की फसलों ने उतारी गई कि नहीं उतारी गई? तुम्हारी फसलों। अरे टीपी त्यागी जी इतना क्यों बोलना है? इनको सीधे सीधे आईना यही दिखा दीजिए ना कि जीएफपी क्या कहता है। भारत की जो रैंकिंग है सेना के मामले में, मिलिट्री के मामले में, वो 4थे नंबर की, आपकी 14वें नंबर की। आपको उससे ज्यादा और क्या कहना है? दुनिया देख रही है। 1 2 3 नहीं, 70 से ज्यादा चीजों पर यह परखा गया कि भारत की मिलिट्री कहां पर स्टैंड करती है। आपके झूठ फैलाने से जहांगीर जी इन लोगों को फर्क थोड़ी पड़ जाएगा जो रैंकिंग देते हैं। अब खाने के पास जिसके पास होगा वहीं पर तो खा करके सैनिक सोएंगे। आपके यहाँ पर थोड़ी सोएंगे जिनके पास खाने के लिए ही नहीं होता है। बोलिए। इसीलिए हमने आपके तैयारे गिराए, इसीलिए आपके तैयारे उड़ते हैं, गिर जाते हैं एयरबेसेस पे। ये मैं नहीं कह रहा, हाँ। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। अभी तक 6 तेजास गिर चुके, आपके 8 राफेल गिर चुके। अच्छा। आपके एयर दुबई शो में राफेल थोड़ी तेजास गिर चुका है। वो इंटरनेशनल मीडिया जो कभी 3 थे, कभी 5 के, कभी 7 के, एक का भी प्रूफ न दे सके। वही इंटरनेशनल मीडिया है, ये वही इंटरनेशनल मीडिया है जो ये दिखाता है कि शहबाज सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से बचाया गया था, किसने बचाया था। ये वही इंटरनेशनल मीडिया है। बहुत भरोसा करते हैं ना आप, तो जरा करिएगा उन पर भरोसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से शहबाज को अपने प्राण बचाने के लिए ट्रंप की गोद में जाना पड़ा था। ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना। क्यों आधी आधी खबरें पढ़ते हैं जहांगीर? देखिए आप सुने, लेकिन अब अगर पाकिस्तान के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल नहीं भेजा जा रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसमें भारत की गलती है क्या?
अगर पाकिस्तान के अंदर तेल को लेकर के मारामारी है, गैस को लेकर के मारामारी है, तो क्या इसमें भारत की गलती है? अगर पाकिस्तान के रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं है तो क्या इसमें भारत की गलती है? अगर पाकिस्तान के रिश्ते ईरान के साथ अच्छे नहीं है तो क्या इसमें भारत की गलती है? हर चीज में अगर आपको भारत सर्वोपरि लगता है तो भारत है तो सर्वोपरि ही। अच्छा सुनिएगा, देखे ऑपरेशन तंदूर बुनियानुल मरसूस के बाद क्या हुआ है, मैं मुझसे पूछ लें। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद किसकी गलती है जहांगीर? आपके यहाँ पर तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है, किल्लत हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं, किसकी गलती है इसमें? सुनिए मीनाक्षी, सुनिए, जवाब लेने की जवाब दीजिए। 3 बार कहने से जवाब थोड़ी बदल जाएगा, दीजिए। जो चीजें सारी दुनिया के सामने त्यागी साहब, या तो आप बोल रहे, आप तो कर्नल है फौज में, आपको तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, पता नहीं कौन सी फौज है जिसमें ये डिसिप्लिन ही नहीं है किसी। कोई बात नहीं, वो जो भी फौज है वो दुनिया में चौथे नंबर पर है, छोड़िए उस बात को, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं समाप्त करूं। पॉलिसी के चक्कर में ये कौन सी सेना है भाई? यहाँ पर जो तेल नहीं मिल रहा है उसमें किसकी गलती है? कौन सी सरकार की कूटनीति की गलती है? कौन सी सरकार की खामी है? बस छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं कर रही हूँ समाप्त। अच्छा, हम आपके पास एक शायर थे, उसने एक बयान दिया था, सरकार चोर है, सही है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, तो उसको दूसरे दिन ही बुला लिया था कि भाई आपने ये बयान क्यों दिया? उसने कहा मैंने बयान दिया है, पाकिस्तान की सरकार चोर है। पर सबका दिमाग थोड़ा हिला हुआ होता है, उनसे सवाल पूछूंगी, ये जवाब आएगा मुझे वाई। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक बार छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्वास्थ्य टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।